आरडीजी बंद होने के बाद और एक प्रेजेंटेशन हुई थी सरकार की जिससे पूरा प्रदेश हिल गया था, उसके बाद बजट आया है। पिछले 3 बजट जो निकले ना तो उसमें खरा उतर पाई और ना ही चौथे बजट में भी कोई ऐसा प्रयास सरकार का दिखता है जिसमें लगे। 3 बड़ी घोषणाएं इस बजट की देखूं तो तीनों कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के घोषणा पत्र से जुड़ी हुई है। कि वो घोषणा पत्र केवल और केवल सुखविंदर सिंह सुक्खू का नहीं था। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उस समय घोषित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे। आप जैसे जिस तरह से कह रहे हैं कि कदम बढ़ाया, बहुत देर करती हजूर आते आते। 3.5 वर्ष हो गए तो 3.5 लाख नौकरी इस टाइम तक दी जा चुकी होनी चाहिए थी। जो प्रदेश की विषम वित्तीय परिस्थितियां उनको देखते हुए बजट में जिस तरह से राहत देने का प्रयास किया गया है, हम देख रहे हैं लगभग हर वर्ग के पैसे थोड़े थोड़े बढ़ाए गए हैं कि भाजपा उसके साथ नहीं चली। आपका क्या मानना है? उनका कहना है कि बजट में इम्पैक्ट भी आरडीजी का नजर आ रहा है। और आपकी व्याख्या क्या केवल एक पंक्ति की है कि संवैधानिक? क्या हम कभी भी अपने पांव के ऊपर खड़े होने का प्रयास नहीं करेंगे? नहीं, आपकी सरकार संजय जी, मुझे लगता है भाजपा भी रही है। 15वां वित्त आयोग 2021 में जब आया था उसी समय इस बात की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसका नेतृत्व जयराम ठाकुर कर रहे थे, उसको नसीहत थी। इसका मतलब सुधार वाला आपका आइडिया जो है वो कामयाब नहीं है। तय कर लिया गया था कि आरडीजी बंद हो। जैसे कि शांता कुमार के समय जो हम लोग प्रॉफिट में थे, उसके बाद एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। तो आपको नहीं लगता है इसके लिए हर सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी जवाब दे तो है कि ये बहता हुआ सोना है, यह हमारी नदियों में बहता हुआ पानी, ये पानी नहीं है, ये बहता हुआ सोना है। तो वही शांता कुमार जी सुक्खू जी की तारीफ भी करते हैं कि सबसे बेहतर मुख्यमंत्री। लेकिन 14 साल से केंद्र में भाजपा बैठी हुई है और पिछले 5 साल जब भाजपा की सरकार थी तो ये मुद्दे क्यों नहीं हल हुए? आपदा से याद है 1500 करोड़ का बड़ा मुद्दा उठा है कि पहली बार हुआ है कि मोदी जी ने कोई घोषणा की है और वो पूरी नहीं हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भी इसी मामले पर निशाना साधते हैं। आपको क्या लगता है ये 1500 करोड़ मिलेगा प्रदेश को? आप लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं लेकिन आप बताने के लिए देश की सरकार 8 से 9 लाख रुपए राहत पैकेज नहीं देती है। वो आपने जब इसको बढ़ा करके किया है, आप बता दीजिए कितने लोग हैं? इस पूरे बजट में एक बेहतरी तो आपको नजर आई होगी। आप चम्मच से खिला रहे हो और कड़छी से भीतर से निकाल रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट और मैं हूं पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने अपना चौथा बजट पेश किया है और इस बजट पर जहां सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, भाई भाजपा भी इस बजट को लेकर के कई तरह के आरोप लगा रही है। तो आज हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता संजय शर्मा है, तो इनसे बात करेंगे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार का बजट, जिसमें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को जादूगर भी बताया जा रहा है, उस पर उनका क्या मानना है। सबसे पहले संजय जी, आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद पंकज जी। तो आरडीजी बंद होने के बाद और एक प्रेजेंटेशन हुई थी सरकार की जिससे पूरा प्रदेश हिल गया था, उसके बाद बजट आया है, तो आपकी पहली त्वरित प्रतिक्रिया इस पर क्या रहेगी? देखिए, बजट से हर किसी को और विशेषकर जनता को एक अपेक्षा रहती है कि उनके दुख दर्द को बांटने का प्रयास उसमें किया गया हो। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस बार के बजट में भी कोई ऐसी योजना या कोई ऐसा कार्यक्रम लेकर के सरकार सामने आई है जिससे कि लगे कि जनता के दुख दर्द को बांटने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने, जो सत्ता में आने से पहले और चुनाव के मध्य में इन्होंने अपना एक प्रतिज्ञा पत्र, जिसको अगर साधारण भाषा में कहें तो घोषणा पत्र भी या चुनावी घोषणा पत्र भी कह सकते हैं, उस चुनावी घोषणा पत्र के ऊपर पिछले 3 बजट जो निकले ना तो उसमें खरा उतर पाई और ना ही चौथे बजट में भी कोई ऐसा प्रयास सरकार का दिखता है जिसमें लगे कि जो घोषणाएं चुनावों के भीतर सत्ता में आने के लिए कांग्रेस पार्टी ने करी थी, उसके ऊपर कहीं भी कोई एक कदम बढ़ाया हुआ सरकार का दिखे।
देखिए संजय जी, आप ये बात कर रहे हैं, अगर मैं तीन बड़ी घोषणाएं इस बजट की देखूं तो तीनों कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के घोषणा पत्र से जुड़ी हुई है। देखिए इन्होंने नीतिगत दस्तावेज भी माना है। अगर मैं पहले बात करूं दूध, आपको लगता नहीं कि 10 रुपए का बढ़ोतरी के साथ 61 और 71 रुपए गाय और भैंस का दूध देश में सबसे अधिक है? क्या आपको लगता नहीं है जो घोषणा पत्र में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दूध क्रांति की बात कही थी उसकी ओर बढ़ता है? दूसरा, 300 यूनिट बिजली, जो सुख परिवार की बात की गई है, 1 लाख लोगों को 300 यूनिट बिजली देने की बात, ये भी घोषणा पत्र में थी। और 1500 एक बार फिर से नए लिफाफे में बंद करके 1500 वाला शगुन भी आया है, जिसमें सरकार कह रही है कि हम 1 लाख परिवार की महिलाओं को जो है वो 1500 देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वो घोषणा पत्र केवल और केवल सुखविंदर सिंह सुक्खू का नहीं था, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उस समय घोषित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे। इसलिए मैं आपकी बात को, आपके प्रश्नों का उत्तर दूं उससे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सारे घटनाक्रम के लिए जो चुनावी घोषणा पत्र को लेकर के जितनी भी बातचीत की जाती है, उसके लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के अलावा, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे मुख्यमंत्री हैं तो वो भी उस दोषारोपण के भागीदार तो बनेंगे, लेकिन विशेषकर इसमें कांग्रेस पार्टी, समस्त कांग्रेस पार्टी जिसने वो घोषणा पत्र तैयार किया था, चाहे उसमें उस समय के नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की हाईकमान हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे बघेल जी हो, जिन लोगों ने भी उसको तैयार करने के लिए अपना योगदान दिया और जिस पार्टी ने उस घोषणा पत्र को जारी करके उसको एक अपना नीतिगत दस्तावेज बनाने के लिए सरकार बनने के बाद आग्रह किया था, उसको शायद सरकार ने बनाया होगा। आप जैसे जिस तरह से कह रहे हैं कि कदम बढ़ाया, बहुत देर करती हुजूर आते आते हैं। आपको तो ये जितनी भी घोषणाएं थी, आप कह रहे हैं कि दूध का 10 रुपए रेट बढ़ाना कितना था? घोषणा पत्र क्या कहता है? पहली कैबिनेट की बैठक में 80 रुपए और 100 रुपया। आपको लगता है जाते जाते सरकार गाय का दूध 80 रुपए, 61 पे पहुंचे भी एक बजट और है मेरे ख्याल से। का दूध 100 रुपए। महिलाओं को कितनी? प्रदेश की 18 वर्ष की ऊपर की तमाम पात्र महिलाओं को, इसमें मैं उनको नहीं जोड़ रहा हूं जो सरकारी नौकरी में हैं, जो किसी तरह की किसी अन्य सहायता के बीच में आती हैं, उनको नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन फिर भी 23 लाख, कम से कम 23 लाख महिलाएं उसकी हकदार थी। और आपका आंकड़ा चौथे बजट के भीतर आप 1 लाख, और उसमें भी स्पष्ट नहीं है, स्पष्टता नहीं है कि कौन से। तो निश्चित तौर पे बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आज लगभग सरकार के 3.5 वर्ष हो गए, तो 3.5 लाख नौकरी इस टाइम तक दी जा चुकी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक आपका आंकड़ा, मुख्यमंत्री 35 या 36 हजार कुछ कहते हैं, मंत्री इनके 32 कहते हैं, कोई मंत्री खड़ा होता है 40 कहते हैं, इनके स्वयं के बीच में विरोधाभास हैं। तो आपको नहीं लगता जो प्रदेश की विषम वित्तीय परिस्थितियां, उनको देखते हुए बजट में जिस तरह से राहत देने का प्रयास किया गया है, हम देख रहे हैं लगभग हर वर्ग के पैसे थोड़े 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 बढ़ाए गए हैं, तो आरडीजी को लेकर के भाजपा का रुख कभी क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि चाह के ना केंद्र का विरोध, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज की तारीख में आरडीजी बनाती है कि भाजपा उसके साथ नहीं चली। आपका क्या मानना है? उनका कहना है कि बजट में इंपैक्ट भी आरडीजी का नजर आ रहा है। देखिए, आरडीजी का इम्पैक्ट एक चीज, जिस चीज को लेकर के प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, आरडीजी कहीं भी, एक तो सबसे पहला कि ये केवल और केवल हिमाचल प्रदेश की समाप्त नहीं हुई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए राज्य भी इसमें शामिल है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कोई और राज्य हो, सभी राज्य इसमें शामिल हैं। 17 राज्यों की ये समाप्त हुई है। दूसरी चीज जिसको लेकर के गुमराह किया जाता है, और आपकी व्याख्या क्या केवल एक पंक्ति की है कि संवैधानिक, अब संविधान का आगे के कि कब तक आरडीजी रहेगी, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, आपको राजस्व अनुदान आपको कब तक मिलता रहेगा?
क्या हम कभी भी अपने पांव के ऊपर खड़े होने का प्रयास नहीं करेंगे? नहीं, आपकी और सरकार दूसरी देखिए, चीज़ ये संजय है, जी, मुझे लगता है दूसरी भाजपा भी चीज रही है। मेरी जी, बात जी, को स्पष्ट जी, होने दीजिए। जी। 15वां वित्त आयोग 2021 में जब आया था, उसी समय इस बात की, जो वित्त आयोग की जो आगे के नियम और जो सुझाव उन्होंने प्रस्तुत किए थे कि इसको आहिस्ता आहिस्ता कम करने का प्रयास किया जा रहा है और ये आगे जाकर के कहीं ना कहीं इसको बंद किया जाएगा। और जब ये सुझाव जब आए थे, क्या उस समय कहीं दूर दूर तक भी दिखता था कि प्रदेश के भीतर जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है? वो नसीहत किसको थी? वो वर्तमान सरकार जो सत्ता में थी उसको नसीहत थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसका नेतृत्व जयराम ठाकुर कर रहे थे उसको नसीहत थी। तो निश्चित तौर पे जब वो सरकार चली गई, आप सत्ता में आ गए, तो उस नसीहत को कैरी करना, जो पुराने सुझाव हैं जो फाइनेंस कमीशन ने दिए हैं उनको उठा करके चलना, उनके साथ। आपका कहना है कि उत्तराखंड भी उस नसीहत पे नहीं चला, तब उत्तराखंड की बेहतर भी नहीं चला। आज आपको तो उनकी आज क्यों बंद हुई? आज सभी की, मैं बोल रहा हूँ 17 राज्यों की तो हुई इसका है। मतलब कि ये सभी 17 जितने देश के भीतर जितने राज्य, इससे पहले इससे अधिक थे। तो इसका मतलब सुझाव वाला आपका आइडिया जो है वो कामयाब नहीं है। जितने तय कर लिया गया था कि आरडीजी बंद हो, जैसे जैसे इससे पहले 17 राज्यों से पहले और बहुत सारे राज्य इसी श्रेणी में आते थे, लेकिन जिस राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी होती चली गई वो राज्य इससे बाहर आते चले गए। तो निश्चित तौर पे इसको सबसे बड़ी चीज यह है कि इसको किसी भी राजनीतिक भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये ठीक है, हम भी इस बात से सहमत हैं कि हिमाचल प्रदेश को मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे वित्तीय साधन अभी तक उतने नहीं हैं। हम अभी तक अपने हमारे संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन इतने नहीं हैं, इसलिए वो मिलती रहनी चाहिए थी। लेकिन क्या हम केवल एक पंक्ति के ऊपर खड़े होकर के आगे की यात्रा को रोक सकते हैं? क्या हमें आगे का सफर, आगे की यात्रा आरंभ नहीं करनी है या उसको लगातार जारी नहीं रखना है? तो कहीं ना कहीं जो है वो यू टर्न लेके जो है वो रास्ता तय नहीं होगा। रास्ते के लिए आपको जो है वो एक लकीर खींचनी पड़ेगी कि हमने किस मार्ग को अपनाना है। संजय जी, मैं देखता हूं कि शांता कुमार के समय जो हम लोग प्रॉफिट में थे, उसके बाद एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, तो किसी एक शासन को तो इसका दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जो आज वर्तमान हालात हुए और हमारा बजट जो है वो कम हुआ है, 58 से 54 करोड़ पे, 54,000 करोड़ पे पहुंचे हैं हम लोग। तो आपको नहीं लगता है इसके लिए हर सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी जवाब दे तो है? देखिए, जब मैं तो स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि जब शांता कुमार जी जब 1990 में 77 के बाद की सरकार उनकी जब टूट गई थी, उसके बाद 90 में वो जब मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद आज अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अगर इस चीज़ का दुहाई दे रहे हैं कि हमारी नदियों का पानी, अरे इस बात को सबसे पहले अगर किसी ने उठाया तो शांता कुमार जी ने उठाया। उन्होंने कहा था कि ये बहता हुआ सोना है, यह हमारी नदियों में बहता हुआ पानी, ये पानी नहीं है, ये बहता हुआ सोना है। तो वही शांता कुमार जी सुक्खू जी की तारीफ भी करते हैं कि सबसे बेहतर मुख्यमंत्री। लेकिन शांता कुमार जी की तारीफ करते हैं लेकिन उनके कदमों को नहीं अपनाते हैं। दिक्कत ये है, खाली तारीफ से नहीं चलता है। अगर आप किसी को अपना रोल मॉडल बनाते हैं या समझते हैं तो उसके कदमों के ऊपर काम करना। पंजाब के अंदर आप बीबीएमबी और चंडीगढ़ के भीतर जब अपना हक मानते हैं तो इसको सबसे पहले किसने उठाया? इसको उठाने वाले शांता कुमार जी की 7.19% के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से हिमाचल को उसका हक चंडीगढ़ के अंदर भी, पंजाब के भीतर भी और बीबीएमबी के भीतर भी मिलना चाहिए। ये आवाज किसने उठाई थी? कांग्रेस की सरकारों ने तो नहीं उठाई। यशवंत सिंह परमार रहे थे, मुख्यमंत्री रहे, रामलाल जी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए। अगर शांता कुमार जी ने उठाई और उन्हीं कदमों को आगे बढ़ाने का प्रयास
प्रेम कुमार धूमल जी ने 1998 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने उसकी पैरवी करी। कांग्रेस ने तो जब शांता कुमार जी ने जब ये बात कही कि ये नदियों में बहता हुआ पानी नहीं सोना है, पर उस समय के एग्रीमेंटों पर बड़ी चर्चा होती है। कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की केंद्र की सरकारों ने और हिमाचल प्रदेश के पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने और कांग्रेस पार्टी ने उस बात का मजाक उड़ाया था। जंगलों का अधिकार, हमने कार्बन के ऊपर, हमें जो है वो कार्बन के ऊपर जो है वो बचाने का उसका पैसा मिलना चाहिए, कार्बन क्रेडिट लेकिन का पैसा कार्बन क्रेडिट का पैसा अगर नहीं मिला तो कार्बन क्रेडिट का सबसे पहले जो है वो क्यों भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ही उठा रहे हैं? कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं बताइए, समझा? 14 साल से केंद्र में भाजपा बैठी हुई है और पिछले 5 साल जब भाजपा की सरकार थी तो ये मुद्दे क्यों नहीं हल हुए? मैं मानता हूं आपके हिसाब से कांग्रेस के दौर में नहीं बातें उठी, लेकिन भाजपा की सरकार, देखिए डबल इंजन की सरकार कहा जाता था, लेकिन तब भी हम अपने हक नहीं ले पाए। निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने या जयराम ठाकुर जी ने बात को नहीं उठाया। देखिए, सबसे बड़ी ये बात मान करके चलिए कि लगभग उस सरकार का लगभग 2.5 वर्ष का कार्यकाल जो है वो कोविड और ऐसी आपदा के बीच में गुजरा है। और इन सारे जो सरकार की स्टेबिलिटी के बाद जो समय इन बातों के ऊपर देना चाहिए था, वो हिमाचल प्रदेश की और देश की जनता को बचाने के लिए जो सरकार का प्रमुख कर्तव्य था कि आपदा, उस कोविड की महामारी से कम नुकसान के भीतर अधिक से अधिक इलाज जनता को मिले, उसके ऊपर काम करने में अधिकतर समय। आपदा से याद आई, 1500 करोड़ का बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि पहली बार हुआ है कि मोदी जी ने कोई घोषणा की है और वो पूरी नहीं हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भी इसी मामले पर निशाना साधते हैं। आपको क्या लगता है ये 1500 करोड़ मिलेगा प्रदेश को? निश्चित तौर पे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो घोषणाएं प्रधानमंत्री की होती हैं उसको एक एक को पूरा किया जाएगा, लेकिन जिन घोषणाओं के अंतर्गत पैसा आया, क्या वो पैसा जिन योजनाओं के लिए या आपदा के लिए आया, क्या वो केवल आपदा के ऊपर खर्च हुआ? उसकी भी जवाबदेही बनती है। आप लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप बताने के लिए, आपको बताना, पोषने से काम नहीं चलता। आपको नहीं लगता? देखिए, मैं संजय जी, देश का सबसे बड़ा अगर कोई राहत पैकेज है वो हिमाचल में है। अब कोई भी देश की सरकार 8 से 9 लाख रुपए राहत पैकेज नहीं देती है, और जहां 1,40,000 रुपए मकान बनाने के लिए मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक मिलते हैं। आपको नहीं लगता है कि ऐसी योजनाओं को कहीं ना कहीं सराहा जाना चाहिए? मिला कितनों को? सबसे बड़ी चीज ये आती है, आज भी आपने इस बार जो है आपदा के बाद आपने पैसा वो बढ़ा दिया, 8 लाख रुपया कर दिया, लेकिन आज तक आपके मंडी के भीतर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं वहाँ पे, सरकार ने वहाँ पे पैसा बांटा, आज तक किसी को 4 लाख रुपए से ऊपर नहीं मिला। आप अपनी घोषणा आप लाइए, आप जो लाभार्थी हैं जिनको आपने 7,80,000 पिछली आपदा से पहले और उसके बाद जो है वो आपने जब इसको बढ़ा करके किया है, आप बता दीजिए कितने लोग हैं। आप सिर्फ कोसने संबंधों के साथ जो है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अगर चाहते हैं कि आपका पड़ोसी आपकी सहायता करे तो वो निर्भर करता है आपके संबंधों के साथ। योजना आयोग की बैठक हो या नीति आयोग की बैठक हो, नीति आयोग की बैठक के भीतर, क्योंकि नीति आयोग एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप प्रदेश की आवाज को उठा सकते हैं। लेकिन आरोप है कि केंद्र सुनता ही नहीं है, क्योंकि आपकी कांग्रेस पार्टी, आपकी केंद्रीय नेतृत्व जो है वो कहता है कि ये सरकार के इन कार्यक्रमों का बहिष्कार करना है और आप नहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं धोखा किसके साथ हो रहा है? वो आपके साथ नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ भी धोखा नहीं है, वो धोखा है प्रदेश की जनता के साथ। बड़ी बात ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर के जिस तरह के जो टकराव केंद्र और प्रदेश में, उसकी कीमत कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को। आखिरी सवाल, इस पूरे बजट में एक बेहतरी तो आपको नजर आई होगी, बतौर प्रवक्ता नहीं, बतौर इस तरह से आपको एक चीज कोई ऐसी जो अच्छी लगी हो इस बजट में? खामियां तो आपने लगभग सभी गिना दी, विपक्ष का काम भी है खामियां निकालना, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक बात तो अच्छी लगी होगी आपको? नहीं, निश्चित तौर पे एक प्रयास वो कितना सफल होता है, वो मुख्यमंत्री जी ने जो मंत्रियों की, अधिकारियों का
जो एक कदम उठाया कि उनकी सैलरी के अंदर कट लगाने का, लेकिन वो स्थायी नहीं है। आपको लगता है स्थायी कट लग सकता है? नहीं, निश्चित तौर पे कई बार कड़वे निर्णय जो है वो लेने पड़ते हैं। दूसरी तरफ आपने क्या किया? आप चम्मच से खिला रहे हो और कड़छी से भीतर से निकाल रहे हो। आप जो है एक तरफ 500 रुपए की राहत दे करके 5,000 रुपया जो है वो अंदर से निकाल लेना, यानी कि पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर। क्या ये केवल साधन संपन्न लोग का अधिकार है कि गाड़ी लेकर के जाते हैं? आज एक मजदूर जो है उसको भी अगर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर मजदूरी के लिए जाना है तो वो मोटरसाइकिल स्कूटर लेकर के जाता है। क्या वहाँ पे आप उसको भी जो है, आप अनाथ तो उसको भी बना रहे हो, आप अनाथ के ऊपर सेस लगा रहे हो। किसको? एक व्यक्ति को अनाथ बना करके। तो केंद्र ने तो 2.5 रुपये बढ़ा दिया अभी स्पीड पे। अभी वो अंतर्राष्ट्रीय उस पे चले हैं और स्पीड नहीं टलता है। जो एक साधारण व्यक्ति जो वाहन लेकर के चलता है, चाहे वो छोटी गाड़ी हो, चाहे वो टेम्पू हो, चाहे वो स्कूटर मोटरसाइकिल हो, वहाँ पे स्पीड नहीं टलता है। तो कुल मिलाकर के मुद्दा बहुत बड़ा है बजट, लेकिन समय की कमी को देखते हुए संजय शर्मा जी ने चुन चुन कर खामियां बताई है बजट की, लेकिन कहीं ना कहीं ने लगता है ये जो वेतन कटौती हुई है ये एक शुरुआत है, लेकिन ऐसे कड़वे निर्णय जरूर लेने होंगे अगर इस प्रदेश को अपनी पटरी पे लाना है। जरूर अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट जरूर दीजिए कि आपको क्या लगता है इस बजट में क्या बेहतर है या क्या कमियां हैं जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने रखी है, क्योंकि अभी एक आखिरी बजट भी चुनावों से पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू का है। संजय जी, आपने बेबाकी से अपनी राय रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैम गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। चार्जर सस्ता हो गया सर। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया सर। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। मैम गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। क्या सच में 4,000? जी जी जी। कहाँ पे? यहाँ पे। भूषण ज्वेलर्स ला रहे हैं नवरात्रि स्पेशल ऑफर्स। इस नवरात्रि सोलन मार्केट में गोल्ड शॉपिंग का सबसे बड़ा सरप्राइज। गोल्ड प्राइसेस पूरी मार्केट से 4,000 तक कम। तो इस फेस्टिव सीजन शाइन करिए भूषण ज्वेलर्स के साथ। फेस्टिव शाइन और ट्रस्टेड क्वालिटी के साथ नवरात्रि शॉपिंग की बेस्ट डील सिर्फ भूषण ज्वेलर्स पर। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।